आइए देख लेते हैं। अक सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाए। अ या आ के बाद ई उ री आए तो गुण हो जाए। वृद्धि ऐसी वृद्धि कर जाए कि अ या आ के बाद ए ओ आने पर वृद्धि हो जाए। इक के बाद असमान अच आए तो यड़ हो जाए। जब एच अच्छी मिल जाए तो अयवायाव होकर अयादि बन जाए। यह सारे फिर स्वर संधि कहलाए। अब देखिए बीच में मैं अच अक इत्यादि क्यों लिखी हूँ, क्योंकि इससे संधि ट्रिक और भी आसान हो जाएगी। जैसे अक सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा नियम और विधियों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अक से हम लोग समझे कि अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अक सवर्ण में देखिए, इसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ। देखिए अ ई उ री जितने भी वर्ण हैं यह अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोग कहेंगे प्रत्याहार क्या होता है, तो पाणिनि द्वारा दिए हुए 14 माहेश्वर सूत्रों में से 42 प्रत्याहार लिया गया है। वैसे तो बहुत सारे प्रत्याहार है, लेकिन 42 मुख्य प्रत्याहार है, जिनमें से कुछ प्रत्याहार यहाँ पर स्पष्ट है। जैसे अक भी एक प्रत्याहार है। अक कहने का मतलब कि अब 14 प्रत्याहार जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो कमेंट करेंगे, हम उसके विषय में भी बता देंगे कि 14 प्रत्याहार के विषय में। यहाँ पर केवल इतना जानते रहें कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री आएगा। और देखिए अन्य प्रत्याहार भी इसमें बता दूं, बीच बीच में प्रत्याहार आते रहेंगे। देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री आएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए जो छोटी ई है उसको ह्रस्व ई और बड़ी ई को दीर्घ ई कहेंगे। इसी प्रकार उ को भी ह्रस्व उ और दीर्घ उ ऐसे कहेंगे। तो बार बार ह्रस्व और दीर्घ कहने की आवश्यकता न पड़े, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए अ ई उ री ए ओ अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ। इस प्रकार से ये प्रत्याहार हैं। तो प्रत्याहार को समझ लेने से हमारा संधि ट्रिक इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि केवल अक कह देंगे तो अक के अंतर्गत यहाँ पर जो स्पष्ट वर्ण है अ ई उ री, तो इसी के सवर्णी आए अर्थात समान वर्ण आए। जैसे अ या आ के बाद अ या आ ही आए। अ या आ, जैसे अ है तो उसको ह्रस्व कहेंगे, आ को दीर्घ कहेंगे। तो चाहे अ हो या आ हो, उसके बाद चाहे आ के बाद अ आ जाए, चाहे अ के बाद आ जाए, चाहे अ प्लस अ हो जाए, चाहे आ प्लस आ हो, मतलब जो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं ना। तो यहाँ पर संधि को मैं डीप में न पढ़ाकर केवल ट्रिक से बता रही हूँ। अगर डीप में आप लोग कहेंगे तो मैं आगे चलकर डीप में भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से केवल याद रखने के लिए आप लोग समझ लीजिए कि सवर्णी आएगा, यानी अ या आ के बाद अ या आ ही आएगा। जैसे विद्याधन आलय, आ के बाद आ आया है तो विद्यालय बना है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी यदि हम लोग देखें, तो जैसे हिमालय, हिम धन आलय, अ के बाद आ आया है तो आ बना है हिमालय। और यदि देखिए भानु धन उदय, तो यहाँ ऊ के बाद ऊ आया है तो बड़ा ऊ हुआ है। तो इस प्रकार ऊ के बाद ऊ आ रहा है, अ या आ के बाद अ या आ ही आ रहा है। और जैसे ह्रस्व या दीर्घ का यहाँ पर नहीं लेना देना, ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी आ सकता है दोनों में से, यही बात है। आगे चलिए देखिए, जैसे गुण संधि है, अ या आ के बाद गुण संधि में देखो सवर्णी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अ या आ के बाद ई मतलब ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री आए तो गुण हो जाए, तो गुण संधि होगा। जब भी अ या आ के बाद छोटी बड़ी छोटा बड़ा या री इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो गुण संधि ही होगी। और एक बात और याद करते हुए चलें कि गुण संधि एक मात्रात्मक होता है और वृद्धि संधि दो मात्रात्मक होता है। जैसे गुण संधि में रमाधन ईसा कहें तो आ के बाद ई आ रहा है और मिलाकर ए बन रहा है, तो एक मात्रा आ रहा है। जबकि वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए आए, या ओ आए, तो वृद्धि संधि में सदैव दो मात्रात्मक होते हैं, यानी दोनों को मिलाकर दो वर्णों के मेल से जो संधि बनती है उनको मिलाकर जो वर्ण होगा यानी जो संधि होगी उनमें दो मात्रा हो जाएगा। जैसे वृद्धि संधि में यदि हम लोग कुछ उदाहरण को देखें तो देखिए वृद्धि संधि के उदाहरण से सदाधन ए, आधन ए तो एक मात्रात्मक है लेकिन बना सदैव, यानी द पर दो
दो मात्रा हो गए, न धन एवं नैवम दो मात्रात्मक हो गए। इसी प्रकार यदि अमात्रा का देखें तो वन धन औषधि वनौषधि, देवधन औदार्यम देवौदार्यम इत्यादि। देखिए आगे चल के देखिए, इक के बाद असमान अच। देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रील री आ रहा है, इसके बाद असमान अच, यानी इक के बाद यदि अच आएगा तो असमान ही कहा जाएगा, है ना। केवल सवर्णी के बाद दीर्घ संधि में है, गुण संधि में वृद्धि संधि में ऐसा नहीं है। गुण संधि में एक मात्रात्मक हो रहा है, वृद्धि संधि में दो मात्रात्मक हो रहा है, और यड़ संधि में य व र ल मिलाने पर आ रहा है। जैसे इक के बाद अच आ रहा है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए इतने वर्ण आएंगे, ई उ रील री। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रील री ए ओ आएंगे तो यड़ हो जाएगा, यड़ अर्थात य व र ल। इसी प्रकार एच, जब एच अची मिल जाए तो अयवा यावा होकर अयादि बन जाए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ और अची प्रत्याहार का मतलब अच। एच और अची मिलकर अयवा यावह यानी अयवा यावह, यह जो है अयादि संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र होगा दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकह सवर्णी दीर्घ है, तो संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में का यदि सूत्र हम लोग याद करते हुए चलेंगे तो एकदम क्लियर और कंफर्म स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में यदि नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सही करके ही आएंगे। तो इसी प्रकार हमने देखा कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार हम लोगों ने कम समय में संधि को समझ लिया। अतः आज तक के लिए बस इतना। मैंने स्वर संधि ट्रिक में आप लोगों को यड़ संधि और अयाद संधि का उदाहरण नहीं बताया है। यहाँ पर यड़ संधि के कुछ उदाहरण बता देती हूँ, जैसे इति धन आदि, ई का यह हो रहा है इत्यादि हो गया। मधु धन अरिह मध्वरि, उ का वह हो गया। इसी प्रकार यदि अयाद संधि का देखें उदाहरण, तो अयाद संधि में ए का ऐ का औ, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने धन अनम नयनम, से धन अनम शयनम, हरे धन ए हरेव। इस प्रकार कुछ उदाहरण हमने बता दिए आप लोगों को यड़ संधि और अयाद संधि का भी। और स्वर संधि में 5 मुख्य संधियां होती हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, 5 संधियां होती है। इन पांचों संधियों में से यदि एग्जाम में पूछ देखे निम्न में से कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो आप लोग स्वर संधि पर ट्रिक करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में स्वर संधि से संबंधित 5 संधियों को बता दिया है। अब इसके बाद आप लोगों को बताएंगे व्यंजन संधि के विषय में। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके बाय।